अब हम लोग मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट देखते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बना था, उस पायरुवेट का क्या होगा, या वह पायरुवेट किस मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू इंटर करेगा और क्या क्या बना सकता है। इसी संभावना को जो देखते हैं उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज यह ग्लाइकोलाइसिस के मदद से क्या में कन्वर्ट किया था, पायरुवेट में कन्वर्ट किया था। अब यह पायरुवेट के बहुत सारे पाथवे के थ्रू अलग अलग प्रोडक्ट बना सकता है, किंतु जो अप टू 12th लेवल तक देखना है, इसमें हम इसके 3 पाथवे जो मेजर पाथवे हैं जिसके थ्रू पायरुवेट फर्दर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में इंटर करता है, वह कौन कौन सा है। देखिए 3 पाथवे है। अगर इसे आप देखें तो यदि सेल के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, क्या हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, तब यह क्या करेगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाथवे में इंटर कर जाएगा। कहां जाएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरी कंडीशन यह हो सकता है, यदि सेल के अंदर ऑक्सीजन है किंतु उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में सेल को चाहिए, यानी हाइपोक्सिया कंडीशन है। क्या है, हाइपोक्सिया कंडीशन है। हाइपोक्सिया कंडीशन कहने का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, किंतु उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में इस सेल को रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी स्थिति में यह पायरुवेट दूसरे पाथवे को फॉलो करता है और उसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। उसको क्या बोला जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तीसरी स्थिति यह हो सकता है कि सेल के अंदर उतनी मात्रा में ऑक्सीजन है जितनी मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है तब यह एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथवे में चला जाएगा। कहां जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे में जाएगा। आगे देख रहे हैं कि जो पायरुवेट है, यह पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति, एब्सेंस और लैक, 3 कंडीशन के अनुसार 3 अलग अलग पाथवे में यह जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह होता है कि सेल को क्या नीड है, सेल को क्या नीड है, उसी अनुसार पायरुवेट अपना पाथवे भी चेंज करता है। यानी अगर हम इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट करना चाहें तो यह नोट कर सकते हैं कि फेट ऑफ पायरुवेट जो है डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड। सेल की क्या आवश्यकता है, सेलुलर नीड। सेलुलर नीड क्या है, उसके अनुसार पायरुवेट अपना पाथवे चेंज कर सकता है। दूसरी स्थिति यह है कि यहां पे सेलुलर नीड तो है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, यानी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या है, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरी कंडीशन यह भी देखा जाएगा कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन होना है तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना होगा। तो दूसरी सिचुएशन यह भी देखना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिए,
यदि आपसे यह पूछा जाए क्वेश्चन एमसीक्यू में कि फेट ऑफ पायरूवेट डिपेंड्स ऑन, और ऑप्शन में दोनों हो, सेलुलर नीड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया, तब आप फर्स्ट ऑप्शन सेलुलर नीड को माने और सेकंड ऑप्शन में इसे ट्रीट करें। ठीक है, तो आप देखिए, अब जब यह पायरूवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाता है, तब यह क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बना देता है, या इथेनॉल। क्या बनाता है? इथेनॉल बनाएगा, यह हमें इथेनॉल बना देगा। और जब यह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के रास्ते जाएगा, तब यह इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन में यह इंटर करेगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इंटर करने के बाद यह जो लास्ट प्रोडक्ट इसका बनेगा, वह क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अभी हम कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, इसलिए क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, ग्लूकोज 6 जो है, यह ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, यानी देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो ऐसा है क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। और पायरूवेट या पायरूविक एसिड क्या होता है? CH3COCOO-, चूंकि पायरूवेट है। तो यहां पर देख रहे हैं कि कार्बन कितना है? 1 2 3, यानी यह जो पायरूवेट है हमारा कितना है? 3 कार्बन कंपाउंड है। अब आइए, जब इथेनॉल आता है तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHOH, C2H5OH, यह हमारा इथेनॉल है। तो यहां देख रहे हैं कि यह कार्बन कितने है? 2 कार्बन कंपाउंड है। और लैक्टिक एसिड जो होता है क्या होता है? CH3CHOHCOOH। अब यहां देखिए कार्बन कितना है? 1 2 3, यानी यह जो हमारा है 3 कार्बन कंपाउंड है। और CO2 में कार्बन, CO2 क्या होगा? OC डबल बॉन्ड O, यानी यहां देख रहे हैं कि कार्बन के कितने कम है? 1, यानी सिंगल कार्बन कंपाउंड। तो देखते हैं कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड, पायरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड, या अब यह 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड, दैट इज इथेनॉल में भी जा सकता है। 3 कार्बन कंपाउंड लैक्टिक एसिड बना सकता है, या 1 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना सकता है। और ध्यान दीजिए, जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आता है, उससे पायरूवेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक उसी तरह से जब पायरूवेट के 2 मॉलिक्यूल हैं और यह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाएंगे, तो यह इथेनॉल के कितने मॉलिक्यूल्स बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स। उसी तरह से लैक्टिक एसिड का कितने मॉलिक्यूल बनेगा? 2 मॉलिक्यूल। और उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का पायरूवेट जो होगा, इससे कितना मॉलिक्यूल्स बनेगा? यह भी 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। अब यह जो है, इसमें देखिएगा कि यह जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यह जनरली कहां दिखता है? ईस्ट में दिखता है। कहां दिखता है? ईस्ट में। और यह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है, यह जनरली देखने को मिलता है स्केलेटन मसल में। और यह हुआ भी कब? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। और यह कहां मिलेगा? ऑल यूकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो, हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक सेल हो और साथ साथ में उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो, तब उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू पायरूवेट का फर्दर काम होगा। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट,
वह क्या है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन दोनों में पाइरूवेट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। दोनों में क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी यहां लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ पाइरूवेट, या दोनों में ही स्थिति में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ पाइरूवेट। यहां भी रिडक्शन ऑफ पाइरूवेट, रिडक्शन ऑफ पाइरूवेट। किंतु एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। पाइरूवेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरूवेट। तो यह बेसिक डिफरेंस था। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि पाइरूवेट जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथेनॉल बनाता है कैसे, फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, और पाइरूवेट से जब एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर कैसे बनता है। अब नंबर 1 पाथवे जो है वह क्या था हमारा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आइए देखिए इसमें क्या होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को ही कभी कभी ऑल्सो नोन एज इथेनॉल फॉर्मेशन, क्या कहता है, इथेनॉल फॉर्मेशन या इथाइल अल्कोहल फॉर्मेशन कहा जाता है। क्योंकि जहां इस प्रोसेस में जो इंड प्रोडक्ट बनता है वह क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, और उसी का दूसरा नाम है इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH, यही हमारा इथाइल अल्कोहल है। अब इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर क्या हो रहा है, जैसा कि पहले भी हम बताएं, पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहां क्या होता है, यानी पाइरूवेट इज रिड्यूस्ड टू इथेनॉल। यह इथेनॉल में क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। और यह रिडक्शन की जो प्रोसेस है यह कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। यह कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। यानी कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। सिंपल जो रिएक्शन होगा यह 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप होता है इसका वह होता है डी कार्बोक्सिलेशन। पहला क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरूवेट। और इसके कारण बनेगा क्या, एसिटल्डिहाइड का निर्माण होगा। अब यह एसिटल्डिहाइड जो है फिर फर्दर क्या चीज में बन जाएगा, रिड्यूस होकर बना देगा इथेनॉल। यानी रिडक्शन ऑफ, सेकंड स्टेप जो होगा, रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू इथेनॉल। यह दोनों स्टेप पूरा होने के बाद जो हमारा पाइरूवेट था वह पाइरूवेट क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यह जो रिएक्शन होगा, यह जो पाथवे कंप्लीट होगा, कहां कंप्लीट होगा, साइटोप्लाज्म में। कहां होगा, इन साइटोप्लाज्म। यानी इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, उसी साइटोप्लाज्म में फर्दर पाइरूवेट जो है इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। और यदि साइटोप्लाज्म में है तो यह दोनों तरह के सेल में हो सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में भी हो सकता है। और दूसरी बात
कि इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यह जो प्रोसेस कंप्लीट होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। यानी कह सकते हैं कि यह एक तरह का क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन चीज है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं इसे, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह फर्दर जो है पाइरूवेट ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि यह फर्मेंटेशन है तो एक साइंटिस्ट का नाम याद रखें, पास्चर। पास्चर ने ही सर्वप्रथम ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होने जो होता था उसके लिए टर्म फर्मेंटेशन यूज किए थे, यानी यूज्ड द टर्म fermentation for alcoholic fermentation taking place in ईस्ट। जो ईस्ट में फर्मेंटेशन हो रहा था उस फर्मेंटेशन को ही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो हो रहा था उसको फर्मेंटेशन टर्म से यूज किए थे। कौन किया था? पास्चर ने। और ये ईस्ट में जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स और को एंजाइम्स कंबाइंडली रूप से काम करते हैं। उसी एंजाइम को हम लोग कहते हैं जाइमेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। उसी सभी एंजाइम्स और को एंजाइम्स को मिलाकर क्या कहते हैं? जाइमेज कॉम्प्लेक्स। और इस जाइमेज कॉम्प्लेक्स को जो है एक्सट्रैक्ट किया था सबसे पहले ने एक साइंटिस्ट और है, उसे भी याद रखें, बुकनर। इन्होंने क्या किया था? देखिए, पास्चर साहब ने केवल ईस्ट में होने वाले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को फर्मेंटेशन कहा, और बुकनर जब आए इन्होंने क्या किया कि ईस्ट में जिस एंजाइम के मदद से फर्मेंटेशन हो रहा था उस एंजाइम को आर्टिफिशियल ढंग से बाहर निकाले ईस्ट के, और बिना ईस्ट के उस एंजाइम को शुगर के साथ रखा तो देखा कि वहां भी फर्मेंटेशन हो गया। यानी बुकनर ने यह शो करने में सफल हुए, दिखाने में सफल हुए कि जो जाइमेज कॉम्प्लेक्स है वह शुगर का फर्मेंटेशन विदाउट लिविंग सेल भी हो सकता है। यानी इनके बारे में यह चीज नोट रखें, एक्सट्रैक्टेड द जाइमेज कॉम्प्लेक्स, जाइमेज complex and show that fermentation is possible without living cell, that is yeast। ईस्ट के बाहर भी फर्मेंटेशन हो सकता है। यह किसने किया? बकनर साहब ने किया। अब जो इसके दो स्टेप्स हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के, डीकार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू इथेनॉल, इसे हम देखते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है इसमें कि सेल के अंदर जितने तरह का फर्मेंटेशन होता है, लगभग 7-8 प्रकार का फर्मेंटेशन है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उन सभी फर्मेंटेशन में मोस्ट कॉमन फर्मेंटेशन है वह कौन सा है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। यानी इसे आप याद रखें, दिस इज द
the most common type फर्मेंटेशन, यह सबसे कॉमन है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि यह जो फर्मेंटेशन हो रहा है किसके मदद से हो रहा है? ईस्ट के मदद से। किसके मदद से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। यह ईस्ट क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए, यह ईस्ट क्या कर रहा है? ग्लूकोज से जो पाइरूवेट बना है, इस पाइरूवेट को क्या में कन्वर्ट कर रहा है? इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, जहां पे जिस इन्वायरमेंट में यह ईस्ट ग्लूकोज से बने हुए पाइरूवेट को इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहा है, इस इथेनॉल की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में यदि 13% एज पर एनसीईआरटी, ऐसे कहीं कहीं बुक में 9% टू 15% लिखा गया है, लेकिन चूंकि नीट के दृष्टिकोण से अगर याद रखना है तो एनसीईआरटी का जो डाटा है 13% है। यानी 13% जब उस सॉल्यूशन में इथेनॉल का कंसंट्रेशन हो जाता है, तब इससे जैसे ही ज्यादा होता है, ईस्ट क्या हो जाता है? खुद ब खुद किल हो जाता है इस अल्कोहल के कारण, और फर्मेंटेशन ब्रेक हो जाता है, यानी स्टॉप हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि इफ द concentration of ethanol becomes 13%, if the concentration of ethanol becomes 30% in solution, yeasts are killed, मर जाते हैं, are killed, and fermentation stops, और फर्मेंटेशन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यह डाटा याद रखिएगा कि कितने % पर ईस्ट का किलिंग हो जाता है, तो वह जो है हमारा 13% है एज पर किसका? एनसीईआरटी डाटा। और यदि इस रिएक्शन अल्कोहल को समराइज करना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, ग्लूकोज जो है यह इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पर प्लस 58 किलो कैल्स एनर्जी आता है। और इसके लिए यह जो हमारा है इंजाइम जो आता है, कौन सा आता है? जाइमेज कॉम्प्लेक्स, जाइमेज कॉम्प्लेक्स, और यही हमारा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यदि आप इसे फॉर्मूला लिखना चाहें तो ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6, और इथेनॉल को क्या लिखते हैं हम? CH3CH2OH, और यह कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 है ही। तो यह हमारा फाइनल बनता है। अब इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है डी, और यह जो अभी एक ही स्टेप में बन गया, लेकिन यह दो भाग में। पहले क्या होगा? पाइरूवेट बनेगा, वह पाइरूवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और उस एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, तब जाके हमें फाइनली इथेनॉल मिलेगा। तो वह दोनों स्टेप को हम एक एक करके देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो पहला क्या था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, यहां पाइरूविक एसिड जो है, वह पाइरूविक एसिड एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। पाइरूविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और उसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, पीडी, जिसको कहते हैं पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज, और एक को एंजाइम चाहिए जिसे कहते हैं टीपीपी, थायामीन पाइरोफॉस्फेट। और मैग्नीशियम डाइवैलेंट आयन की उपस्थिति में
पाइरूविक एसिड डी कार्बोक्सिलेट होकर एसिटल्डिहाइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो आइए इस डी कार्बोक्सिलेशन का कुछ पॉइंट नोट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका, यह क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का क्या है, फर्स्ट स्टेप। अब ध्यान दीजिए, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन यानी डी कार्बोक्सिलेशन से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिएगा कि यहां कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है तो कहिएगा रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप के रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। यदि आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ध्यान होगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, इस तरह से जो है RCOOH, या इसे कहिए RC डबल बॉन्ड O और OH। एक तरह से देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यह जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यह दो ग्रुपों का मिश्रण होता है। एक ग्रुप यह है जो डबल बॉन्डेड है और एक ग्रुप यह है जो सिंगल बॉन्डेड है। यानी यह दो ग्रुपों का क्या होता है, एक तरह से कार्बोक्सिल ग्रुप जो है दो ग्रुपों का मिक्सचर है। तो इसे अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, कार्बोक्सिल ग्रुप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। पहला ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पहला जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड OH। यह देखिए सिंगल बॉन्डेड है, यह पहला ग्रुप है। और दूसरा जो हमारा है वह है कार्बोनाइल ग्रुप। दूसरा क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। यह हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है जो क्या है, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। यह हमारा जो है कार्बोनाइल ग्रुप है। और यही दोनों ग्रुपों के मिलने से कार्बोक्सिल, दोनों नाम को मिलाकर कार्बोनाइल ग्रुप से कार्बन लिया गया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ऑक्सील लिया गया है। इसीलिए इस ग्रुप का नाम दिया गया है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का जो रिमूवल होता है फर्स्ट स्टेज में, इसीलिए इसे हम डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। अब इस डी कार्बोक्सिलेशन होता है, इसमें होता क्या है, यहां पर क्या होता है, पाइरूविक एसिड डी कार्बोक्सिलेट होकर क्या बनाता है, एसिटल्डिहाइड बनाता है। यानी पाइरूविक एसिड अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म क्या बनाता है, एसिटल्डिहाइड, टू फॉर्म एसिटल्डिहाइड। और यह जो होता है कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, इसके लिए एक एंजाइम चाहिए। वह एंजाइम का नाम क्या है, पाइरूवेट डी कार्बोक्सिलेज, जिसको शॉर्ट में हम लोग PD कहते हैं। और इसका पूरा नाम क्या है, पाइरूवेट डी कार्बोक्सिलेज। और इसके लिए एक को एंजाइम की भी जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, को एंजाइम। वह को एंजाइम क्या जरूरत पड़ती है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं TPP, यानी थायामीन पाइरोफॉस्फेट।
इसका पूरा नाम है थायामीन पायरोफॉस्फेट। और चूंकि आयन को सील्ड करने की जरूरत होती है, इसलिए यहां पे मैग्नीशियम डाइवैलेंट आयन की भी रिक्वायर्ड होती है। और इन यानी जो पायरुविक एसिड है, पायरुवेट डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, क्या करता है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। यानी यहां एक और होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज्ड होता है। तो यह सिंपल रिएक्शन होता है डी कार्बोऑक्सिलेशन के अंदर। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए पायरुविक एसिड को देखिए, तो पायरुविक एसिड CH3COCOH, इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन है, यानी यह 3 कार्बन कंपाउंड है। अब देखिए 3 कार्बन कंपाउंड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी एक कार्बन लेके निकल गया है, तो यह कंफर्म हो गया कि एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन कंपाउंड बन चुका है। क्या बन चुका है, 2 कार्बन कंपाउंड। और देखिए इसका फॉर्मूला देखिए CH3CHO, 2 ही कार्बन बचा हुआ है। तो इसे भी आप समझ सकते हैं कि डी कार्बोऑक्सिलेशन होने से एक कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि निकला है, तो यहां पर अब क्या होगा, जो पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड था अब 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि ग्लूकोज क्या था हमारा, 6 कार्बन कंपाउंड था। अब इसका हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या होगा कि एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन होगा और वह क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, यह जो हमारा एसिटल्डिहाइड बना, यह एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन होगा और यह रिडक्शन करने के बाद क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा। क्या बना देगा, इथेनॉल। यानी CH3CH2OH। और क्या होता है, इसके लिए यह जो एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल बनेगा, यह जो प्रोसेस होगा, यह क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा, रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड। यह जो है रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड, यह हमारा सेकंड रिएक्शन है, रिडक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट किया जाए, यह हमारा क्या है, सेकंड स्टेप है। और इस सेकंड स्टेप में होता क्या है, जो एसिटल्डिहाइड है, रिडक्शन यानी एसिटल्डिहाइड is reduced to इथेनॉल। एसिटल्डिहाइड क्या होता है, रिड्यूस्ड कर जाता है, किस में कर जाता है, इथेनॉल में रिड्यूस्ड कर जाता है। और इसके लिए क्या होता है, जो हमें ग्लाइकोलाइसिस में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जब हुआ था तो NADH+H, यह कोएंजाइम इंटर करेगा और यह NAD बनकर बाहर निकल जाएगा। तो NADH एंजाइम जो है यह ऑक्सीडाइज्ड कर जाएगा। यह क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड कर जाएगा। यानी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, कोएंजाइम कौन सा, NADH+H is oxidized to NAD+। NAD जो है H ऑक्सीडाइज कर जाएगा किस चीज में, NAD में। और यह जो NADH है, यह NADH कहां से आया है, यह NADH जो है प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोड्यूस होता है वही NADH यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। अब थोड़ा सा याद करिए, ध्यान दीजिए, देखिए ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ होगा, आप याद करिए 6th स्टेप को, ग्लाइकोलाइसिस के 6th स्टेप को याद करिए। 6th स्टेप में क्या हुआ था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, क्या था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट वह कन्वर्ट कर रहा था, किस चीज में कन्वर्ट कर रहा था, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। और इसके लिए क्या हो रहा था, इस कन्वर्सन के लिए क्या हो रहा था, NAD+ इन कर रहा था और वह NADH+ बनकर बाहर आ रहा था। यानी ग्लाइकोलाइसिस के छठे स्टेप में क्या हुआ था, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, उस समय कोएंजाइम NAD जो था वह क्या बन गया था, इंटर किया था और बाहर क्या मिला था, NADH+H। अब यही जो NADH प्रोड्यूस हुआ ग्लाइकोलाइसिस में, यही NADH यहाँ पे यूज हो जाता है और यहाँ पे जो NAD प्रोड्यूस हुआ, यह NAD इस ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, यानी ध्यान दीजिए, यह जो प्रोड्यूस हो रहा है यहां पे यूज हो जा रहा है और यहां जो प्रोड्यूस हो रहा है NAD, यहां पे यूज हो जा रहा है। इसका नतीजा क्या होता है, इसका रिजल्ट यह होता है कि, और ग्लाइकोलाइसिस भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है और पाइरूविक एसिड से इथेनॉल का जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है यह भी साइटोप्लाज्म में है। इसका रिजल्ट यह होता है कि साइटोप्लाज्म में ना तो NAD के नंबर में कोई चेंज आ पाता है, ना ही NADH की संख्या में कोई चेंज हो पाता है। यानी जिसका रिजल्ट यह होता है, नो चेंज इन नंबर ऑफ NAD+ और NADH+H, इसकी संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होती है। यानी यहां पे लिख सकते हैं कि इवन there is production of NAD+, है ना, there is no net change in number of NAD or NADH+H as these are utilized or produced in glycolysis at 6th स्टेप। और 6th स्टेप क्या है, जिसको हम यहाँ पे समअप कर दिए हैं, कन्वर्सन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट टू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसके लिए यहाँ पर जो एंजाइम आता है उस एंजाइम को कहते हैं अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे जो एंजाइम आएगा उसे कहेंगे अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। यानी जो यहाँ एंजाइम आ रहा है इसे भी नोट कर लिया जाए। एंजाइम जो आ रहा है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज
जीनेज। यानी देख रहे हैं कि इस अल्कोहलिक डिहाइड्रोजीनेज इंजाइम और कोएंजाइम NADH की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड जो है इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली देख रहे हैं कि यह जो हमारा पाइरुविक एसिड है या पाइरुवेट है वह इथेनॉल में कन्वर्ट कर चुका है, और इसे कन्वर्ट करने के दौरान NAD की प्रोडक्शन होती है और NADH की यूटिलाइजेशन होता है। फिर भी एज ए होल इसकी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जो ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो रहा था वह प्रोड्यूस होता है और जो ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो रहा था उसका प्रोडक्शन यहाँ हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेकंड पाथवे, पहला पाथवे क्या था पाइरुविक एसिड के लिए? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकंड पाथवे है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे। यह जो है यह क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं बल्कि इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइपोऑक्सिया के कंडीशन में यह चीज देखने को मिलता है। हाइपोऑक्सिया कंडीशन में यह देखने को मिलेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। और यह जनरली जो देखने को मिलता है यह कहां मिलता है? इन स्केलेटन मसल। कब? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज के समय होता क्या है, चूंकि सेल को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए और उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज है, और यह कहां हो सकता है? आरबीसी में भी हो सकता है। आरबीसी में इसलिए होता है क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और चूंकि आरबीसी तो ऑक्सीजन लेके ही जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की तो यहां पर भरपूर उपलब्धि होती है, लेकिन फिर भी यह एरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं जा पाता है क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और आप देख सकते हैं ब्रेन सेल में भी यह देखने को मिलता है, ब्रेन सेल में और माइक्रोब्स में, यानी माइक्रोबियल सेल्स में भी यह मिलता है। लेकिन यहां हम लोग केवल एक को ध्यान रखेंगे, दैट इज इन स्केलेटन मसल्स ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। और यह भी जो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन है यह भी साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है? इन साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा था, उसी तरह से यह भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसी लैक्टिक एसिड को कहीं कहीं लैक्टेट फर्मेंटेशन या लैक्टेट फॉर्मेशन भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज लैक्टेट फर्मेंटेशन या फॉर्मेशन कह लें। लैक्टेट फॉर्मेशन। और इसमें होता क्या है, जो पाइरुविक एसिड होता है, यह पाइरुविक एसिड जो है यह रिडक्शन होता है और रिड्यूस्ड होकर लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड। पाइरुवेट जो है वह रिड्यूस्ड होकर क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। और इसके लिए क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यानी इन द जो यह रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यानी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एंजाइम्स चाहिए, उस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज
चीनेज। और इसके लिए कोएंजाइम्स भी चाहिए हमें, वह कोएंजाइम्स जो है क्या है, NADH एंड H, यह कोएंजाइम है। और ध्यान दें, जैसे कि जब यह पाइरुविक एसिड का रिडक्शन होता है उसी समय NADH का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कह सकते हैं जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम NADH plus H is oxidized to NAD plus, या NAD plus में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और ध्यान दें, जैसे कि अभी अभी हम लोग पढ़े अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, वहां भी NAD का प्रोडक्शन हो रहा था और यहां भी हो रहा है। ठीक वही प्रोसेस यहां भी होता है, लेकिन NAD के संख्या में या NADH की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि सेम स्थिति यहां भी होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस में NADH बन रहा था वह NADH यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है, और जो NAD यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वह NAD ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे नो चेंज की कंडीशन बनता है। क्या बनता है? नो नेट चेंज इन NAD और NADH प्लस H, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। यानी यहां यह भी पॉइंट लिख सकते हैं, नो नेट चेंज इन नंबर ऑफ NAD प्लस और NADH प्लस H। लाइक इसको लिख देते हैं तो ज्यादा लिखने की जरूरत पड़े ना, लाइक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जिस तरह कोई चेंज में फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से यहां भी NAD या NADH की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक्टिक एसिड का यदि जमाव एक सीमा से ज्यादा स्केलेटल मसल्स में हो जाए तो यह एक डिस्कम्फर्ट पैदा करता है, जिसे हम मसल क्रैम्प कहते हैं। यानी कह सकते हैं लैक्टेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, produced in skeleton muscle, produced in skeleton muscle during heavy exercise causes muscle cramp। यही लैक्टिक एसिड या लैक्टेट जब एक खास मात्रा से ज्यादा अमाउंट में मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है तो मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द पैदा करता है, जिसे हम मसल्स क्रैम्प कहते हैं। और जब मसल्स दुखने लगता है, तब जब हम रेस्ट करते हैं तो फिर देखते हैं कि वह थकावट या दर्द ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि यह जो लैक्टेट हमारा बना था, यह लैक्टेट रेस्ट करने के कारण ऑटोमेटिकली रिवर्स मैकेनिज्म के द्वारा फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड या लैक्टेट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो इसे पॉइंट को भी लिखें, एंड ड्यूरिंग रेस्ट lactate is reconverted into glucose।
और जिसके कारण हमें फिर रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो दिस इज सम अबाउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट थर्ड पाथवे क्या था? एरोबिक रेस्पिरेशन। आइए ध्यान दीजिए, इसे थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? जैसे सेल के अंदर या ग्लूकोज आया, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ, तब यह क्या बना है? पायरुविक एसिड बनता है, और यह पायरुविक एसिड फिर एसिटल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। उसके बाद यह क्रेब साइकिल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? क्रेब साइकिल में चला जाता है। तो यहां से यहां तक यह पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन पार्ट है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो यहां पे फेट ऑफ पायरुवेट में जो हम देखेंगे वह एक्चुअल पायरुविक एसिड टू एसिटल कोएंजाइम के फॉर्मेशन तक ही देखते हैं। फर्दर हम देखेंगे जब क्रेब साइकिल पढ़ेंगे या रेस्पिरेशन डिटेल का जो टॉपिक्स होगा वहां पर देखेंगे। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत जो हमारा फोकस होगा, कहां से कहां तक होगा? कन्वर्सन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटल कोएंजाइम। यानी यहां पर हम देखेंगे अप टू कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटल कोएंजाइम ए। यहीं तक हम यहाँ पे फेट ऑफ पायरुवेट के अंतर्गत देखेंगे। और यही एसिटल कोएंजाइम है, ऐसा जो है यहीं से या तो कार्बोहाइड्रेट का आ रहा था, अगर प्रोटीन का रेस्पिरेशन में एंट्री होगा तो यहीं से होगा, फैट की एंट्री होगा, फैट की एंट्री होनी हो या प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की, सभी अल्टीमेटली एसिटल कोएंजाइम बनेगा। उसके बाद क्रेब साइकिल में इंटर करता है। यानी कह सकते हैं कि एसिटल कोएंजाइम और दूसरी चीज पायरुविक एसिड तक यह ग्लाइकोलाइसिस है और यहां से यह क्रेब साइकिल है। यह पार्ट क्रेब साइकिल का नहीं आता, इसीलिए इस एसिटल के एंजाइम को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल कहा जाता है, क्योंकि यहां तक यह ग्लाइकोलाइसिस है और यहां से यह शुरू हो जाता है क्रेब साइकिल। तो दोनों को लिंक करने का काम कौन करता है? एसिटल कोएंजाइम। तो यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट रखें। एसिटल कोएंजाइम ए इज ए लिंक बिटवीन glycolysis and Krebs साइकिल। अब ध्यान दीजिए, एक प्रश्न आता है कि आखिर यह पायरुविक एसिड एसिटल कोएंजाइम क्यों बनाता है, या डायरेक्ट क्रेब साइकिल में क्यों नहीं इंटर कर जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो यह क्रेब साइकिल है यह माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। यह कहाँ हो रहा है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और एसिटल कोएंजाइम का कन्वर्शन यह सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब साइकिल्स में इंटर नहीं करता है, इसलिए इसे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना पड़ता है। और वह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है? एसिटल कोएंजाइम ए। जबकि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर जाता है। ध्यान दीजिए, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में तो इंटर करता है, लेकिन क्रेब साइकिल में इंटर नहीं करता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे हम नोट करते हैं। पायरुविक एसिड या पायरुवेट डायरेक्टली इंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में तो डायरेक्टली इंटर कर जाता है, किंतु बट डज नॉट
इंटर क्रेब्स साइकिल, किंतु क्रेब्स साइकिल्स में यह इंटर नहीं करता है। और जब तक क्रेब्स साइकिल में नहीं इंटर करेगा तब तक यह एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा नहीं होगा। इसीलिए क्या करता है कि पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में इंटर करने के लिए एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जिसे हम एसिटल कोएंजाइम ए कहते हैं। हेंस पायरुविक एसिड converts into an intermediate product, that is, उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम क्या है? एसेटाइल कोएंजाइम ए, which enters directly क्रेब्स साइकिल, जो कि क्रेब्स साइकिल्स में डायरेक्टली इंटर करता है। और इसके लिए यानी पायरुवेट को एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यानी यह जो कन्वर्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यह सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे, या सभी इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें हो, विथ माइटोकॉन्ड्रिया। सभी यूकैरियोटिक सेल कहने में आप कहिएगा कि आरबीसी में होगा, तो आरबीसी में यह नहीं होगा। आरबीसी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें आरबीसी में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं होगा। जबकि ऑक्सीजन काफी मात्रा में है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। और इसके जो कन्वर्शन होते हैं, उस कन्वर्शन में क्या होता है कि पायरुविक एसिड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। पायरुविक एसिड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जबकि इसके पहले दोनों ही पाथवे में पायरुविक एसिड का क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड है वह पायरुविक एसिड अंडरगोज, वह जो है क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और वह भी जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी इसे कहें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसका होगा पायरुविक एसिड का, टू फॉर्म एसिटल कोएंजाइम ए, एसिटल कोएंजाइम ए के मदद से। और इसके लिए इसके ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, या यूं इसे कह सकते हैं कि जो इसका है पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, यानी इसमें क्या होता है? एक तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। और जब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कार्बोक्साइल ग्रुप का रिमूवल होगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अब उसको यहां दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। अब ये जो एसिटल कोएंजाइम बनेगा तो इसके लिए यहां पर 3 एंजाइम की जरूरत होती है। कितने एंजाइम्स की जरूरत होती है? 3 एंजाइम्स। 3 एंजाइम्स की जरूरत होता है, जिसे हम E1, E2 और E3 से डिनोट करते हैं। और 5 टाइप्स के कोएंजाइम्स चाहिए, 5 कोएंजाइम्स चाहिए। वह 5 कोएंजाइम्स कौन कौन चाहिए इसके लिए? एक तो चाहिए TPP, थायामीन पायरोफॉस्फेट,
फिर एक चाहिए एनएडी, फिर चाहिए एफएडी, और इसके लिए एक चाहिए कोएंजाइम ए, और एक चाहिए लाइपोइक एसिड या लाइपोएट। या 5 कोएंजाइम्स और 3 एंजाइम्स के मदद से यह जो पाइरुविक एसिड है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के होता है इसका, और उसके फलस्वरूप एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। और यह जो रिएक्शन है मैकेनिज्म, यह 5 स्टेप में पूरा होता है। यह कितने स्टेप में पूरा होता है? कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स में पूरा होता है। और उसमें यह 3 एंजाइम्स और 5 कोएंजाइम्स। तो आगे देखते हैं कि इस तीनों एंजाइम्स क्या है और एफएडी क्या है। तो इसका नाम देख लेते हैं और सम अप देख लेते हैं, तो इसे नोट कर लिया जाए। देखिए फाइनली क्या हो रहा है, यह जो पाइरुवेट है यह पीडीसी यानी पाइरुवेट डिहाइड्रोजीनेज कॉम्प्लेक्स, यह एंजाइम का एक ग्रुप है। और 5 कोएंजाइम्स, इनके मदद से यह एसिटल कोएंजाइम में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और एनएडीएच रिड्यूस्ड, एफएडी जो है रिड्यूस्ड होकर एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए इसको हम देखते हैं पीडीसी, पहले देख लेते हैं पीडीसी क्या है। पीडीसी इसे हम कहते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजीनेज कॉम्प्लेक्स। और यह जो है यह एक तरह का क्या है, एक ग्रुप ऑफ 3 एंजाइम्स, 3 एंजाइम्स का ग्रुप्स है। और इतना ही नहीं, ध्यान दीजिए यह 3 तरह के एंजाइम्स का ग्रुप तो है। तो यह ऐसा नहीं है कि पीडीसी में केवल 3 ही एंजाइम्स होता है, तीनों ही एंजाइम्स के मल्टीपल कॉपीज होते हैं। एंजाइम 1 के 100 कॉपी हो सकते हैं, 1000 कॉपी हो सकते हैं, और साथ में पाया जाता है। यानी ए ग्रुप ऑफ 3 एंजाइम्स हैविंग मल्टीपल कॉपीज, हैविंग मल्टीपल कॉपीज thereof, उनके इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल कॉपी होते हैं। और उस तरह से अगर कंसोलिडेट रूप में लिया जाए तो यह जो है एक राइबोसोम से भी बड़ा हो जाता है, यानी कह सकते हैं लार्जर देन राइबोसोम। यह एक ऐसा एंजाइम बनता है कॉम्प्लेक्स जो राइबोसोम से भी बड़ा होता है। 3 एंजाइम्स जो है इसके कौन कौन से हैं? 3 एंजाइम्स। नंबर 1 E1, यह जो है पाइरुवेट डिहाइड्रोजीनेज। नंबर 2 दैट इज E2, यह है डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटिलेज। और 3rd नंबर जो है डाइहाइड्रोलाइपोल डिहाइड्रोजीनेज। यह 3 एंजाइम्स यहाँ पर रहते हैं जिसे कंबाइंड रूप से पीडीसी पाइरुवेट डिहाइड्रोजीनेज कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब आइए इसके 5 कोएंजाइम्स, और यहां पर क्या है 5 कोएंजाइम्स। 5 कोएंजाइम्स कौन कौन है? नंबर 1 जो है हमारा टीपीपी, जिसको कहते हैं थायामीन पाइरोफॉस्फेट, थायामीन पाइरोफॉस्फेट।
दूसरा कोएंजाइम्स जो है हमारा FAD है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। थर्ड वन जो है NAD, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और चौथा एंजाइम जो है हमारा वह कौन सा है, कोएंजाइम A, कोएंजाइम A, इसे ही शॉर्ट में COA, कोएंजाइम A डिनोट करते हैं। और पांचवा कोएंजाइम जो है हमारा वह है लाइपोइक एसिड या लाइपोइड। तो इस 5 कोएंजाइम्स के मदद से और 3 एंजाइम्स के मदद से पाइरूवेट जो है एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट करता है। और उस दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। और क्या रिलीज हो रहा है, NADH और H भी रिलीज होता है। तो यह तो सब आपस में यूज होते रहता है, साइक्लिक फॉर्म में चलता है। अगर हम 5 स्टेजेस पढ़ेंगे जो हायर क्लासेज में है, तो यहाँ हम ब्रीफ रूप से आपको बता दिए हैं। और इसमें मुख्य रूप से यह याद रखना है कि पाइरूवेट से जब एसिटल कोएंजाइम A बनता है, उसके लिए हमें 3 एंजाइम्स के ग्रुप्स की जरूरत होती है, जिसे PDC कहा जाता है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और 5 एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो दीज आर अबाउट थर्ड पाथवे ऑफ पाइरूवेट।